कौन कहता है कि खुदा दिखाई नहीं देता? कौन कहता है कि खुदा दिखाई नहीं देता? एक वो ही तो दिखता है जब कोई दिखाई नहीं देता। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। आज का मेरा पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में नीचे दिया गया प्रश्न संबंधित है। नीचे दिया गया प्रश्न किससे संबंधित है? प्रश्न मेरा क्या है, क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोग की घटनाओं में कमी आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। और मूल्यांकन क्या होगा? मूल्यांकन क्या है, संश्लेषण क्या है, विश्लेषण क्या है, लागू करना क्या है और संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। उसके बाद फिर इसी पे आधारित एक और प्रश्न की जानकारी लेंगे और फिर हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र क्या है और किसने दिया, कब दिया, इसकी जानकारी हम लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिक का नाम जानते हैं। मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है? B.S. ब्लूम। ठीक है, और इसी का क्या था, वर्गीकरण था, टेक्सोनॉमी। इसे हम क्या कहते हैं? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। क्या कहते हैं? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। B.S. ब्लूम कहाँ का था? B.S. ब्लूम जो था वो अमेरिका का था और शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया। और कब किया? 1956 में से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम इसका वर्गीकरण के बारे में विस्तार से जानते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया। पहला भाग है क्या, ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा मेरा क्या हो गया? एफेक्टिव डोमेन। और तीसरा मेरा क्या हो गया? साइकोमोटर। इसे क्या कहते हैं? साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष में कितने भाग होते हैं? तो 6 भाग होते हैं। भावात्मक पक्ष में कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। और क्रियात्मक पक्ष में कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। सबसे पहले हम ज्ञानात्मक पक्ष के जो 6 भाग होते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। उसके बाद भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष को बता के इसे समाप्त कर देंगे। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में पहला ज्ञानात्मक पक्ष है जिसके कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। 6 भाग में क्या करता है परीक्षा में कभी कभी कि 3 भाग का नाम दिया हुआ रहता है और पूछता है कि इनमें से कौन सा पक्ष है जो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। तो इन 6 पक्षों को क्या कर लें, याद कर लें। अब हम बारी बारी से जानते हैं कि ज्ञान, तो ज्ञान क्या है? बच्चों को अंक या आंकड़ा के जानकारी को याद कराना या याद कराने का जो प्रयास है वो ज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे कोई कविता, पोयम वगैरह बच्चों को याद दिलाते हैं, लेकिन कविता के अंतर्गत जो होता है, जैसे हम भारत के छोटे बच्चे सबसे मिलकर रहते हैं, तो भारत क्या है, बच्चा क्या होता है, इसके बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो उस ज्ञान के बारे में जो समझाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वो बोध के अंतर्गत आता है कि बच्चा का मतलब क्या होता है, भारत के मतलब क्या होता है, मिलकर रहने का मतलब क्या होता है, वो बोध के अंतर्गत आता है। ठीक है, मेरा तीसरा क्या है? अनुप्रयोग है। तो अनुप्रयोग में क्या होता है हमारा? अनुप्रयोग जो है हमारा, उसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थिति के अनुसार प्रयोग किया जाता है, वो हमारा क्या है? अनुप्रयोग है। और संश्लेषण क्या है? जैसे प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तथ्य को जोड़ा जाता है। तो संश्लेषण में इसके नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है और इसमें जो संपूर्ण बनाया जाता है उसे ज्ञान के आधार पर जोर देकर इसे तोड़ा जाता है। और मूल्यांकन क्या है? तो इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा है या कितना नहीं सीखा है। ठीक है, शैक्षिक वर्गीकरण जो हो गया उसमें दूसरा क्या होता है? भावात्मक पक्ष।
तो भावात्मक पक्ष में क्या होता है, इसमें भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ करना, उत्साह बढ़ाना, प्रेरणा देना, ये सब भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आ जाता है। और क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल्स के क्षेत्र आदि आते हैं। ठीक है, ज्यादातर परीक्षा में क्या होता है, हमारा ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में पूछा जाता है और उसके जो 6 भाग होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। इसी पे आधारित हम दूसरा प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न क्या है, ब्लूम के टैक्सोनॉमी खाली स्थान की पदानुक्रमिक व्यवस्था होती है। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष की, उपलब्धि पक्ष की, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणा की या पठन कौशल की। तो अभी हम क्या बताए हैं कि संज्ञानात्मक पक्ष, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक पक्ष। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि किस चरण के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण होता है। अन्वेषण क्या होगा, इन्वेंशन। आरंभिक बाल्यावस्था, पूर्व विद्यालय, शिशुकाल, किशोरावस्था। जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ नहीं करता है तो वो क्या हो गया, पूर्व बाल्यावस्था। शैशवावस्था कितने से कितने वर्ष के बीच में होता है, 0 से 6 वर्ष के बीच में। और बाल्यावस्था कितने से कितने वर्ष के बीच में होता है, 6 से 12 वर्ष के बीच में, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। किशोरावस्था कितना वर्ष से कितना वर्ष के बीच में होता है, 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की अवधि किशोरावस्था होती है। ठीक है, तो किस चरण के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण होता है, किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में मानसिक क्षमता जैसे स्मृति, कल्पना, चिंतन, निर्णय लेने की क्षमता एवं तर्क शक्ति क्षमता अधिक विकसित होती है। इसलिए इस अवस्था में अन्वेषण जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मेरा सही ऑप्शन है डी। आज का मेरा अगला प्रश्न है, संक्षिप्त विचार सामान्यतः खाली स्थान अवस्था में आरंभ होते हैं। तो किस अवस्था में आरंभ होते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आरंभ होते हैं। और ये अवस्था किसने बताई थी, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को निम्न 4 अवस्था में बांटा गया। ज्ञान इंद्रिय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, इसे पराग संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवधि जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी होती है, 2 से 7 वर्ष तक। और ठोस संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी होती है, 7 से 12 वर्ष। और औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि कितनी होती है, 11 से वयस्कावस्था तक। कितना, सभी अवस्था की अवधि कितनी होती है, ये मैंने लिख दिया, इसे आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। चारों अवस्था और चारों अवस्था की अवधि। इस अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। मूर्त वस्तुओं तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है। इसलिए मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी अवधि 11 से वयस्कावस्था तक होती है। पियाजे के इस चौथे अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में कुछ और विशेष जान लेते हैं। पियाजे का यह मत था कि औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक परिवर्त यानी कि वेरिएबल होती है। क्या होती है, अधिक परिवर्त या वेरिएबल होती है। यह किशोरों के शिक्षा के स्तर से सीधे प्रभावित होती है। जिन बालकों का शिक्षा स्तर काफ़ी नीचा होता है उसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नीचा होता है और चिंतन भी काफ़ी कम होता है, परंतु जिस बालक का शिक्षा स्तर काफ़ी ऊंचा होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का मेरा आखिरी प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक खाली स्थान की होती है। तो शिक्षक की भूमिका किसकी होती है, प्रशिक्षक की होती है, जो ट्रेनिंग देता है, यानी कि ट्रेनर की भूमिका होती है एक शिक्षक की। एनसीएफ 2005 के अनुसार
शिक्षक की भूमिका प्रशिक्षक की होनी चाहिए, जो विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए उचित मार्गदर्शन करके प्रेरणा को बढ़ाता है, वही प्रशिक्षक है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय एकता का विकास करना। दूसरा था क्या? राष्ट्रीय विकास। तीसरा था मानवीय मूल्यों का विकास। चौथा था छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास। पांचवा था भाषाई समस्या का समाधान। छठा था स्तरानुकूल शिक्षण विधियां। सातवां छात्रों का सर्वांगीण विकास और आठवां शिक्षकों में आत्मविश्वास का विकास करना इत्यादि। मेरा सही आंसर क्या आ जाएगा? प्रशिक्षक। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।